अलग अलग एसेट क्लासेस में क्यों, कहां और कब इन्वेस्ट करें, इस सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो था इक्विटी इन्वेस्टिंग पे, दूसरा वीडियो था गोल्ड इन्वेस्टिंग पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पे। उन्हीं 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे, व्हाई, वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। वेलकम टू फिनोदा, द न्यू एज investing channel. Our ultimate goal is your financial nirvana through financial wisdom. रियल एस्टेट नॉर्मली 2 तरीके की होती है, एक तो लैंड और दूसरी होती है बिल्डिंग या जिसको हम प्रॉपर्टी भी बोलेंगे। और लैंड में 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो एग्रीकल्चरल लैंड और एक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। और दूसरा होता है जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट हो सकता है, दूसरा हो सकता है कमर्शियल रियल एस्टेट। अब हमको जानना चाहिए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए क्या बैकग्राउंड है, उसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ढेर सारा पैसा लगता है, द अमाउंट्स इन्वॉल्व आर रियली बिग। दूसरा कि आप एक ही प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हो, वो फिर लैंड हो या रेसिडेंशियल एस्टेट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, you are putting a big amount, big chunk of your money in one asset class, in one asset. तो जिसको हम बोलते हैं ना कि all eggs in one basket, क्योंकि काफी लोग जिंदगी भर इतना ही पैसा कमा पाते हैं जिसमें वो एक घर लेंगे या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे। एक या 2 प्रॉपर्टी के ऊपर एक आम आदमी को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो कि आप यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही जगह पे काफी कुछ इन्वेस्ट कर लेते हो। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का, वो है कि आपको बहुत लीगल रिसर्च, लीगल सर्च बहुत स्ट्रिक्टली करना चाहिए। जब आप रियल एस्टेट परचेस करते हो तो उसका टाइटल का सर्च हो गया, वो आपको एडवोकेट को हायर करके ही करना पड़ेगा। आप खुद करोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें रह जाएगी, काफ़ी पॉइंट्स आप इग्नोर कर दोगे या आपके ध्यान में नहीं आएंगे। इनफैक्ट एडवोकेट से भी गलतियाँ हो सकती है, बट देन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एन एडवोकेट हायर्ड फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जो लीगल और टाइटल है उसका सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रियल एस्टेट के अंदर है कि इसमें ब्लैक कंपोनेंट भी रहता है, जैसे कैश कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। और जब आप कैश देते हो रियल एस्टेट में, फिर आप लैंड के अगेंस्ट दो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दो, उसका कोई रिसीट नहीं मिलता है। तो एक आपने कैश दे दी और उसका रिसीट नहीं है, और अगर सामने वाला मुकर जाए तो वो एक मॉरल हैजार्ड है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। और इनडायरेक्टली ये भी है कि ब्लैक मनी अगर आप सर्कुलेशन में हिस्सा लेते हो तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ब्लैक इकोनॉमी इन द कंट्री। वो मॉरल कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ता है इसके अंदर। नेक्स्ट फीचर जो रियल एस्टेट का है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जैसे आपको मैंने बताया कि ब्लैक कंपोनेंट भी इसमें रहता है, कैश का कंपोनेंट भी इसके अंदर रहता है। तो इससे होता क्या है कि जो रियल एस्टेट है इसमें जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है इस पे ही नॉर्मली परचेसिंग या सेलिंग दिखाई जाती है, जबकि ये प्रॉपर्टी का मार्केट रेट इससे कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो रजिस्ट्रार जो रहता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो सिर्फ ये देखेगा कि गवर्नमेंट वैल्यूएशन जो है उतनी वैल्यूएशन आपने डॉक्यूमेंट में दिखाई है कि नहीं। इनकम टैक्स ऑफिसर भी ये देखेगा कि जितनी गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उतनी आपने डॉक्यूमेंट दिखाई है कि नहीं। मान लीजिए अभी कि एक प्रॉपर्टी 50 लाख की है, इसकी गवर्नमेंट वैल्यूएशन है 20 लाख। तो इसमें लोग क्या करेंगे कि जिसके पास कैश कंपोनेंट, कैश जनरेटेड है काफ़ी कुछ, तो वो क्या करेंगे 20 लाख उसको चेक में देंगे, बैंकिंग चैनल से देंगे, और 30 लाख रुपया सेलर को कैश में दे देंगे। तो हो क्या गया कि रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपर्टी का हो जाएगा, बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी 20 लाख की दिखेगी, लेकिन एक्चुअली प्रॉपर्टी आपने 50 लाख में परचेस की है। तो आपने 30 लाख कैश में दिया, ब्लैक कंपोनेंट दिया, और प्रॉपर्टी 50 लाख में ली, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी आपके बैलेंस शीट में भले आपने 2 नंबर का पैसा दिया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी वाइट हो गई है, 1 नंबर में हो गई है। तो जब 2 नंबर का पैसा आप यूज करके कोई चीज खरीदते हो और उसको आप वाइट दिखा सकते हो, उसी को बोला जाता है सरल शब्दों में मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रियल एस्टेट काफी यूज किया जाता है। अब कौन होते हैं मनी लॉन्ड्रर्स? किनके पास में ये ब्लैक कंपोनेंट ज्यादा होता है? जिधर भी करप्शन बहुत ज्यादा है उनके पास में, जिनके पास ये करप्शन का पैसा है, कुछ पॉलिटिशियंस रहते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन होता है। तो ये जो करप्शन का सब पैसा है ये रियल एस्टेट में जाता है।
फिर अंडरवर्ल्ड का जो भी बिजनेस चलता है, इलीगल बिजनेसेस जो चलते हैं, ये सब कैश पे चलते हैं। इनका जो प्रॉफिट्स होते हैं ये सब कैश में ही जनरेट होते हैं। इसका भी इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में होता है। फिर जो बिजनेस टैक्स बचाने के लिए जो बिजनेसेस कम प्रॉफिट दिखाते हैं, वो जो एक्सपेंस दिखाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, उसका भी कैश जनरेशन होता है। कोई बिजनेस टाइकून्स रहते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, लिस्टेड कंपनीज रहती है, उसमें वो प्रॉफिट्स कम दिखाने के लिए एक्सपेंसेस डालते हैं। वो एक्सपेंसेस का भी कैश में जनरेशन होता है, उनके पास में कैश क्रिएट हो जाती है इसकी। फिर जो एजुकेशन माफियाज है, आप कोई भी अच्छे कॉलेज में जाइए मेडिकल एडमिशन्स के लिए या इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मेडिकल का एडमिशन्स में तो 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लग जाता है। ये कैश का पैसा कहाँ जाता है? ये कोई वो चेक से डोनेशन लेते नहीं है, ये पैसा जाता है अगेन रियल इस्टेट में। तो फिर प्रोफेशनल्स हो गए, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत प्रोफेशनल्स रहते हैं जो कैश में फीस लेते हैं। उनका फीस इतना ज़्यादा रहता है कि उस पर टैक्स भरने के बदले वो लोग कुछ पार्ट आपसे कैश में लेंगे और कुछ पार्ट चेक से लेंगे। वो कैश का पैसा कहाँ जाता है? रियल इस्टेट में जाता है। तो क्योंकि रियल इस्टेट में उनकी 2 नंबर की कमाई 1 नंबर के एसेट में कन्वर्ट हो जाती है, वो लोग रियल इस्टेट में हेवीली इन्वेस्टेड रहते हैं। मनी लॉन्ड्रर्स और एक चीज़ यूज़ करते हैं रियल इस्टेट में, वो है एग्रीकल्चरल लैंड एंड एग्रीकल्चरल इनकम। अभी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री है इंडिया में, तो उसको कैसा यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में कि जो उनकी इनकम होती है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो अनडिस्क्लोज रहते हैं, और वो सोर्स की जो इनकम है, जो फिर आप करप्शन की इनकम बोलो, बाकी कोई भी इलीगल इनकम बोलो, उसको एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के उसको वाइट कर लेते हैं। वो इनकम तो टैक्स फ्री है या मिनिमम टैक्स उस पर बैठता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एग्रीकल्चरल लैंड और एग्रीकल्चरल इनकम का बहुत ज़्यादा प्रमाण में यूज़ होता है। और एक फीचर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का है वो ये कि आपको उसका टाइटल और उसका पोजीशन हमेशा वॉच करते रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि जैसे आपके टाइटल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। आपको लैंड रिकॉर्ड्स रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। उसका ईयरली एक उतारा आता है, एक रिकॉर्ड आता है, वो आपने चेक करना चाहिए, उसमें कुछ फेरफार तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। फिर जो पोजीशन है कि आपका प्रॉपर्टी सही है, कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हुआ है, या आप कुछ रेगुलरली वहाँ पे जाके देखना चाहिए प्रॉपर्टी के। तो टाइटल एंड पोजीशन का सेफगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। अब हम आएंगे अपने सवालों पे कि व्हाई, वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सीलेंट फीचर तो हमने देख ली, अब व्हाई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी फैक्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट में रहता है वो है रिटर्न्स। तो कैसे रियल एस्टेट के रिटर्न्स बाकी एसेट क्लासेस से मैच होते हैं हम वो देखेंगे। पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट का एक इंडेक्स आरबीआई पब्लिश करता है जिसको बोलते हैं रेसिडेक्स। उसमें जो एप्रिसिएशन हुआ है, वो इंडेक्स जो बढ़ा है वो पिछले 10 सालों में 11.5% से बढ़ा है। तो दैट मीन्स 11.5% पर एनम का रिटर्न रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में मिला है। अभी बाकी एसेट क्लासेस जो है रियल एस्टेट के अंदर, कि जैसे लैंड हो गया, इसका एक्चुअल कोई इंडेक्स अवेलेबल है नहीं, बिकॉज जैसे आपको मैंने बताया पहले कि इसमें कैश कंपोनेंट बहुत रहता है, तो उसका एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट देन एक रफ आइडिया हमको मिल जाती है, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी जगहों पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के गवर्नमेंट वैल्यूएशंस और एक्चुअल रेट्स ये काफ़ी कुछ नज़दीक है। लैंड में अभी भी बहुत फ़र्क है कि गवर्नमेंट वैल्यूएशंस बहुत कम है, एक्चुअल रेट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, रियल एस्टेट है, उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी आ गई है। तो पिछले 10 सालों में इसमें 11.5% का रिटर्न दिख रहा है। इसका भी जो पहले 5 सालों में, मतलब 2010 से 15 जो है, उसमें वो रिटर्न्स करीबन 13.5% दिखा रहा है, और अगले 5 सालों में, मतलब 2015 से 2020 तक, वो रिटर्न्स रफली अबाउट 5.5% के आसपास दिखा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में तो रियल एस्टेट की रिटर्न्स बहुत ही कम रहे हैं, लेकिन 10 सालों का जो एवरेज है वो ठीक है, 11.5% के आसपास है। उसमें आप ये कंसिडर कर लो कि वो प्रॉपर्टी को आप लीज आउट कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो। उसका रफली आपको रेंटल यील्ड नेट 2% मिलेगा। नेट मतलब जो मेंटेनेंस वगैरह बाकी खर्चा वर्चा जो करना मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता है, वो जाके आपको रफली 2% मिलेगा, ऐसा एज्यूम कर लो। तो 11.5 प्लस 2% 13.5% आपको मिल रहा है रियल एस्टेट में, ये एज्यूम कीजिए। कंपेयर दिस विद
गोल्ड में पिछले 10-20 सालों में जो रिटर्न्स मिले हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। तो गोल्ड के रिटर्न है अबाउट 10.5% और फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है उसका रिटर्न अबाउट 8 to 8.5% के आसपास आता है। इक्विटी जैसे हमने हमारे पहले वीडियो में बात की है, तो अगर ढंग से इन्वेस्ट करो तो वो 16% तक जा सकते हैं। तो रिटर्न्स में भले इक्विटी के पीछे है रियल एस्टेट, लेकिन गोल्ड बोलो, फिक्स डिपॉजिट्स बोलो, इनसे बेटर परफॉर्म करते हैं रियल एस्टेट। अब दूसरा जो पैरामीटर है जिसके बेस पे हम जज करते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करें किसी एसेट क्लास में, वो होता है लिक्विडिटी। लेकिन रियल एस्टेट में उल्टी चीज है कि इलिक्विड है, इसलिए कभी कभी रियल एस्टेट ज्यादा रिटर्न देके जाती है आपको। जैसे हमने बात किया था इक्विटी में कि यू टेंड टू सेल द विनर्स, कि जल्दी आप बेच देते हो जिसमें भी प्रॉफिट होता है। तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि इतना लिक्विड नहीं होता है, आपको बायर ढूंढना पड़ता है, फिर वो टाइटल सर्च करेगा, फिर उसका डील होगा, फिर उसमें एक लंबा समय जाता है। रफली रियल एस्टेट डील के लिए कम से कम महीना और ज़्यादा से 3-1 महीना तक उसमें पीरियड चला जाता है। तो इमरजेंसी में रियल एस्टेट बेचना बहुत मुश्किल होता है और रोज आपको उसके रेट्स कोई स्क्रीन पे दिखते नहीं है, इसलिए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर होते नहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद। तो नॉर्मली रियल एस्टेट इंसान काफ़ी दिनों तक होल्ड करते रहता है। तो होता क्या है इसका फायदा कि आप 20-20, 30-30 साल जब रियल एस्टेट होल्ड करते हो तो आपको एक रिटर्न अच्छा दिखता है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि कोई चीज 30 साल में अगर 30 गुना हो गई तो इसका मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न है, ये भी मत समझिए। अगर आप कैलकुलेट करोगे कि 30 साल में कोई चीज अगर 30 गुना होती है तो वो रिटर्न होता है 12% पर एनम। वही चीज कोई 20 साल में 20 गुना हो गई तो रफली 16% पर एनम होता है। तो इस टाइप के रिटर्न्स रहते हैं और रियल एस्टेट में ऐसे रिटर्न्स आप सुनते होंगे कि हमारे दादाजी ने ये प्रॉपर्टी ली थी 1 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत है 30 लाख रुपया, या 1 करोड़ में ली थी, आज 30 करोड़ रुपया है। रिटर्न्स एब्सोल्यूट दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन पर एनम अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो वो नॉमिनली रिटर्न रहते हैं 12 to 13% के आसपास रिटर्न्स रहते हैं रियल एस्टेट के अंदर। नेक्स्ट एडवांटेज जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का है वो है कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स। और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टॉपिक पे बात करना तो कभी भी अच्छा लगेगा क्यों। तो जो टैक्सेशन बेनिफिट्स है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के, उसका सबसे बड़ा टैक्सेशन बेनिफिट है वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। उसके डेफिनेशन दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड का जो कैपिटल गेन होता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी रियल एस्टेट एसेट में तब होता है जब वो 3 साल से ज़्यादा उसका होल्डिंग पीरियड हो, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तीसरा जो एडवांटेज है टैक्सेशन का वो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। सेक्शन 54 में अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं कि कौन सा कैपिटल गेन आप हाउस, खुद के हाउस के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पर एग्जम्पशन पा सकते हो। तो टैक्सेशन की मेनली ये बेनिफिट्स है। अब दूसरा सवाल आता है कि वेयर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के अगेन 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हो कि आप कोई लैंड खुद परचेस करते हो या कोई रेसिडेंशियल रियल एस्टेट खुद परचेस करते हो या कमर्शियल रियल एस्टेट खुद परचेस करते हो। अब ये प्रोसेस कैसा होता है परचेस करने का कि पहले तो आप किसी ब्रोकर को फ़ोन करोगे, वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, वो प्रॉपर्टी का आप मुआयना करोगे, आप घूमोगे, उसमें से एक प्रॉपर्टी पसंद करोगे। वो प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद में फिर आप उसके पेपर्स मंगाओगे, उसका डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे, उसका सर्च करोगे टाइटल का कि वो सही, उसका टाइटल सही है क्या, एडवोकेट से बात करोगे, उनको सब पेपर्स दिखाओगे। उसके बाद आप उस मालिक से मिलोगे, उनसे आपके टर्म्स कंडीशन सब डिस्कस करोगे। वो होने के बाद आप डील फाइनल करोगे, पेमेंट टर्म्स फाइनल करोगे, पेमेंट करोगे, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर वो प्रॉपर्टी को आपके नाम के ऊपर करने के लिए आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं, वो दोगे, अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने का। उसके बाद भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज प्रॉपर्टी आपके नाम पे होने के बाद भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि इसका टाइटल और पोजीशन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। और एक तो बात यही है कि आप बड़ा चंक रियल एस्टेट में एक ही प्रॉपर्टी में डालते हो तो यू आर पुटिंग अ बिग अमाउंट इन वन सिंगल एसेट
तो वो भी एक, जैसा बताया मैंने कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो चीज़ तो होती है इधर। इसके बावजूद लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके रिटर्न जो हमने देखे इक्विटी से थोड़े कम ही है, फिर भी हम लोग इसमें इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? कि जिसके पास में सोर्स ही ब्लैक मनी है, इसका 2 नंबर का पैसा ही इतना सोर्स है, उसके पास में दूसरा ऑप्शन भी नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बजाय। इनफैक्ट किसी टाइम इन हिस्ट्री ऐसा था कि इंडिया में टैक्सेशन रेट्स 95% प्लस थे। तब ये होता था कि इंसान टैक्स कितना भरेगा और वो टैक्स भरने के बाद में उसके पास पैसा कितना बचेगा। अगर मेरे पास 100 मेरा इनकम है और 95% टैक्स भर दूँ तो 5 रुपया मेरे पास बचता है। तो ये इनडायरेक्ट इंसेंटिव था कि आप ब्लैक मनी क्रिएट करो। तो उस टाइम पे क्या होता था, ब्लैक मनी क्रिएट करके इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना, वो आपका पैसे का सोर्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम दूसरे विषय पे आएंगे जो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। जो दूसरा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने का, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग, उसमें आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस हो गई या DLF हो गए, ऐसी कई सी कंपनी है, बहुत सी कंपनियां हैं। दूसरा तरीका है कि आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस्ड है। और तीसरा तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये अभी काफ़ी नया प्रोडक्ट है, इसमें भी रियल एस्टेट में आप एडवांटेज उठा सकते हो इन ट्रस्ट्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अभी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट उन्हीं के लिए सूट करता है जिनको पूरा 1 नंबर में इन्वेस्ट करना है, इन शॉर्ट। क्योंकि 2 नंबर के आपके पास पैसे है तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के सिवा तो कोई पर्याय है नहीं। और बार बार मैं ब्लैक मनी, व्हाइट मनी इसी वीडियो में यूज कर रहा हूँ बिकॉज रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग है ही ऐसा। कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना है वो तो हमको पता है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी हमको पता है। रीट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, फर्ज करो कि आपको कोई बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई एक बड़ा सा ऑफिस परचेस करना है या बड़ा सा शॉप परचेस करना है। वो इसलिए परचेस करना है कि आपको वो लीज आउट करना है, कोई टेनेंट को आपको लीज करना है। तो आप क्या करोगे कि बिल्डर से आप पहले वो परचेस करोगे शॉप या ऑफिस, उसके बाद में आप लेजी ढूंढोगे कि जिसको रेंट पे स्पेस चाहिए, उनके साथ में आप डील फाइनल करोगे, रेंट फाइनल करोगे, टर्म फाइनल करोगे कितने सालों के लिए चाहिए। उसके बाद में वो रेंटल्स आप रिकवर करोगे हर महीने। फिर जब वो लीज पीरियड खत्म होगा तो एक तो वो वैकेंट करेंगे, तो फिर आप नया टेनेंट ढूंढोगे या ये उन्हीं को रिन्यूअल करोगे। तो ये सब झंझट से अगर आपको बचना है तो रीट्स आपको हेल्प कर सकता है। रीट्स यही काम करते हैं एक छोटी सी मैनेजमेंट फीस के बदले। उनका 3 to 5% मैनेजमेंट फीस रहता है और कमर्शियल रियल इस्टेट परचेज करके उसको लीज आउट करके उसका रेंटल आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3 से 5% के बदले वो ये सब कुछ झंझट आपका ले लेते हैं। अभी रीट्स एक्चुअल ऑपरेट कैसे करते हैं? 80% जो उनके फंड्स होते हैं वो उनको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है उसी में इन्वेस्ट करने होते हैं। और जो रेंटल्स आते हैं उसका 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिविडेंड के फॉर्म में। तो आपको इसमें से डिविडेंड मिलता है और जो उनके प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन होता है वो उनके स्टॉक मार्केट में जो रीट्स के यूनिट्स के रेट्स चलते हैं, प्राइजेस चलते हैं, उसके एप्रिसिएशन में आपको उसके प्रॉपर्टी प्राइजेस के एप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट होंगे। एक बात क्लियर कर दूं कि जो 3 to 5% मैनेजमेंट फीस की बात की है हमने, वो लीज रेंटल्स पे होता है। जो इनकम है रीट का उसके ऊपर वो फीस चार्ज करते हैं। अब ये रीट्स के बात करने के बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो पहले तो हम बोलेंगे कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का तरीका है उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। डायरेक्ट आप लैंड परचेस कर रहे हो, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, ट्राई टू अवॉइड दैट अनलेस के आपका कोई कंपल्शन है डायरेक्ट परचेस करने के लिए, जैसे कोई टैक्सेशन बेनिफिट्स हो गया, या मैंने बताया बाकी जो अलग अलग तरीके के लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो तरीका यूज़ करते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक कॉमन इंसान को डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अवॉइड करना चाहिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के जो तरीके हैं जिसमें कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो आप रियल एस्टेट के, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस्ड है,
उसमें भी हम सजेस्ट करेंगे कि अवॉइड ही करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे बताया कि रियल एस्टेट में कैश कंपोनेंट ये बहुत हेवी प्ले करता है और इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्रमोटर्स कितने ऑनेस्ट है उस कंपनी के जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट क्या करेंगे, रियल एस्टेट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो कितने ऑनेस्ट है, कितने ट्रांसपेरेंटली प्रॉफिट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसका एक बहुत बड़ा डाउट है। तो इनडायरेक्ट तरीके के ये दोनों तरीके भी हम अवॉइड करने की आपको सलाह देंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई कंपनी पे आपको खुद को भरोसा है, किसी के प्रमोटर पे आपको खुद को बहुत भरोसा है, जैसे मुझे पर्सनली फॉर एग्जांपल महिंद्रा लाइफ सर्विसेज पे भरोसा है या गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भरोसा है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा उनके अंदर। क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पिछले 10-12 सालों में 16% पर एनम से रिटर्न दिया है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर इटसेल्फ हैज ग्रोन, जैसे आपको बताया मैंने आरबीआई का डेटा, 11.5% से ग्रोथ हुआ है उसका पिछले 10-12 सालों में, और गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक प्राइस ही 16% पर एनम से बढ़ा है। तो तीसरा जो तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का इनडायरेक्टली, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप कोई सेफ प्लेयर हो और अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट्स के एप्रिसिएशन पे, उनके रेंटल्स पे अच्छा भरोसा है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कब इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हमारे ख्याल से कि कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये सोचिए कि आपका जो फिजिकल होल्डिंग है, जिसको संभालने में, जिसको मेंटेन करने में इतनी झंझट है जो हमने बात की है, वो उसके बदले अगर आप शिफ्ट हो सकते हो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट्स ड्रिवन रियल एस्टेट कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो नथिंग लाइक इट। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जैसे जैसे आपके पास में फंड्स आते हैं वैसे वैसे आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता नहीं है, सेफ एंड सिक्योर्ड काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहता है। जाते जाते एक वर्ड ऑफ कॉशन कि रियल एस्टेट सेक्टर में आज तक का जो अप्रिसिएशन हुआ है वो आगे भी होगा कि नहीं होगा, इस पे हमें सीरियसली डाउट है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि इकोनॉमी में जैसे जैसे ब्लैक मनी का कंपोनेंट कम होते जाएगा, जो हो रहा है बिकॉज सब तरफ डिजिटाइजेशन हो रहा है, आप देखोगे कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स में सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती है, काफ़ी जो वहाँ पे करप्शंस के जो स्कोप थे वो कम हो चुके हैं, काफ़ी ऑक्शंस आजकल ऑनलाइन होते हैं, उधर भी करप्शन के स्कोप कम हो चुके हैं। तो जितना ब्लैक मनी का स्कोप इकोनॉमी में कम होगा, उतना रियल एस्टेट का जो एप्रिसिएशन है वो कम होते जाएगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि उसका लिंकिंग बहुत ज़्यादा है ब्लैक मनी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। दिस वीडियो is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any investment decisions.